हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट क्लास बाकी थी हमारी, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी ग्रुप, और वो है ग्रुप 18, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, समूह 18 के तत्व जिन्हें आप अक्रिय गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 18। तो बच्चों, ग्रुप 18 के एलिमेंट आपको मिल गए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, आपको जिंगल याद रखना है। इसका जिंगल क्या है? हीना, नीना और करीना। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन, जीनत, रीना, जीनॉन और रेडॉन। तो लड़कियां कुछ ज़्यादा हो गई है ना। तो आपको अगर ये नाम नहीं याद रखना है तो आप याद रखिए, हीना ने अरमान के ज़ेरॉक्स रखवाए। तो हीना मतलब हीलियम और नियॉन, अरमान मतलब आर्गन, के क्रिप्टॉन, ज़ेरॉक्स एक्सी और रखवाए तो हम कहेंगे रेडॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हीना ने अरमान के ज़ेरॉक्स रखवाए, फिर भी 2-3 लड़कियां आ गई तो हम कहेंगे अच्छा छोड़ो। है नी आगर कर 0 रन, तो है नी, है मतलब हीलियम, नी मतलब नियॉन, है नी आगर कर आर्गन और क्रिप्टन, 0 रन तो जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है लास्ट के 2 एलिमेंट्स में जो डिफरेंस होता है दैट इज 32। इसके ऊपर 18 का गैप है, इधर भी 18 का गैप है, फिर 8 और 8। ठीक है, तो बच्चे हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 2, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। नाउ 2 + 8 10 हो गया। तो नियॉन का परमाणु क्रमांक हो गया 10, 10 और 8 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18 18 36। तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, और 36 और 18 ऐड कर दो तो 54। तो जीनॉन हो गया 54। 32 ऐड कर दो, जीनॉन और रेडॉन में 32 का फर्क है, तो हम कहेंगे 86। ठीक है, नेक्स्ट जो इनर्ट गैस आएगी, आपसे पूछे कि भाई नई इनर्ट गैस डिस्कवर हुई है, रेडॉन के नीचे रखना है, परमाणु क्रमांक बताओ। तो 86 के बाद एटॉमिक नंबर जोड़ दो 32 और, तो 86 में 32 और ऐड करेंगे तो 88 और 118। ठीक है, तो 118। ठीक है, और डिस्कवर है भी हमारे पास, है ना। उसका नाम है ओजी, ओगाने सन। ठीक है, नई इनर्ट गैस जिसको रेडॉन के नीचे रखना है वो है ओ जी, कैपिटल ओ स्मॉल जी, ओगाने सन। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, नई इनर्ट गैस 118। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक, तो हीलियम तो 1s2 है। ठीक है, नियॉन का बताओ, तो हम कहेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6। आगे बताओ, तो हीलियम के नीचे उतरो तो हम कहेंगे नियॉन, 2s2 2p6 के नीचे उतरो तो 3s2 3p6। देन स्टूडेंट्स, हीलियम नियॉन, आगे आएगा आर्गन, हम कहेंगे 4s2। अब आपको पता है 4s के बाद 3d फल होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3d10 4p6। ठीक है, देन क्योंकि 18 का गैप आया ना, 18 गैप क्यों आता है? 3d भर जाता है। फिर हीलियम नियॉन आर्गन आगे बढ़ो तो हम कहेंगे क्रिप्टन, 4s2 के नीचे उतरो तो 5s2, 3d10 के नीचे उतरो तो 4d10, है ना, और 4p6। तो नेक्स्ट बस एक एक कोश ही तो बढ़ाना है। देखो ये 2s2 2p6, नीचे वाला 3s2 3p6, एक एक उतर जाओ 4s2 4p6। अब 4s के बाद 4p तो होता नहीं है, 3d भरता है, और आप 18 का गैप भी लाए हो क्योंकि d भरेगा, तो ठीक है। फिर 3d का नीचे तो 4d हो गया। फिर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, फिर क्या आएगा? तो हम कहेंगे जीनॉन, देन 6s2। ठीक है, अब 6s2 है ना, उसके बाद तो हम कहेंगे, इसके बाद आएगा 32 का फर्क आ रहा है तुम्हारे, तो हम कहेंगे 4f14, और अब आएगा 5d10, देन 6p6। भाई 3d10 के नीचे 4d10, 4d10 के नीचे 5d10, f क्यों लाए? तो इन दोनों में 32 का फर्क था ना परमाणु क्रमांक में, देखो गैप 32 का है। तो ये आपका रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्रिप्टन का है। ठीक है, ये वाला आर्गन का है, ये नियॉन का है, और हीलियम का 1s2। तो हम कहेंगे ठीक है, कुल मिला के बात इतनी सी हो रही है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस का क्या है? ns2 np6, मतलब s में 2 p में 6, अष्टक पूरा। तो अष्टक पूरा है तो क्रिया करने की जरूरत ही नहीं, तभी तो हमने बोला अक्रिय गैस या नोबल गैस। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ट्रेंड। अब
प्रॉब्लम क्या है कि प्रकृति में हम बात करें, रेडॉन आपको नहीं मिलेगा, ओगानेसन नहीं मिलेगा, इसके अलावा उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में 1% तक है ना। मैं आपको बता 78% तो नाइट्रोजन होगी, फिर 21% आपका ऑक्सीजन होगी और बाकी 1% में सब, है ना। तो लगभग 1% वायु में उत्कृष्ट गैसें होती, उनमें भी 1% में भी सबसे ज़्यादा, तो 1% में भी सबसे ज़्यादा आपके पास होगी आर्गन। ठीक है, अब रेडॉन और ओगानेसन नहीं है तो भाई रेडॉन तो मिलती है रेडियम, है ना, रेडियम के अल्फा कण विघटन से। ठीक है, तो जीनॉन रेडॉन दुर्लभ है, जीनॉन भी मिल जाएगी, है ना, लेकिन रेडॉन तो बहुत ही मुश्किल है। तो रेडियम, तो बच्चे रेडियम का परमाणु क्रमांक है 88, है ना, और द्रव्यमान संख्या है 226। अब जब ये अल्फा कण छोड़ता है तो बच्चे अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, 2 हीलियम 4। ठीक है, तो हीलियम का नाभिक तो 88 में से 2 कम कर दो, क्या हो जाएगा 86 रेडॉन, और 226 में से 4 कम कर दो तो 222, तो 86 रेडॉन 222। तो रेडियम अल्फा कण विघटन द्वारा कौन सी गैस बनाता है, रेडॉन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछे कि चलो रेडॉन भी ठीक है, आप तो ये बता दो कि पिछली कौन सी थी रेडॉन के अलावा, तो हमारे पास थी ओगानेसन। तो भाई ओगानेसन कैसे बनेगा, तो ओगानेसन आपका बनता है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक 98। ठीक है, तो ओगानेसन को है तो तुम्हें पता है मैनमेड है, सिंथेटिक एलिमेंट है, 118 तक तो डिस्कवरी बहुत मुश्किल है ना, तो हम कहेंगे 92 के बाद तो सारे मैनमेड थे। आपने पढ़ा होगा ना, यूरेनियम के बाद वाले सारे तत्व परा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मैन मेड एलिमेंट होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे भाई ठीक है 118 आ गया, 118 तो वैसे भी क्या है मैन मेड होगा। तो बनाया, कैसे बनाया, तो हम कहेंगे ओगानेसन को कैलिफोर्नियम तथा कैल्शियम, याद रहेंगे ना, दोनों ही क्या है सी से, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम तथा कैल्शियम के संगत, संगत मतलब कोलिजन, टक्कर से। ठीक है, तो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम के संगत से प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही बनाया था हमने और ऐसे ही बनाएंगे। तो ओगानेसन हमारा बना कैलिफोर्नियम और कैल्शियम की टक्कर से। ठीक है, कैसे बनेगा, तो भाई कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक है 98, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या आप ले लो 249। कैल्शियम, तो कैल्शियम तो आपको पता है परमाणु क्रमांक 20 और ये 48। बस अब 98 और 20 ऐड कर दो, तो 98 और 20 तो आई थिंक कितना हो गया 118 हो गया, तो मुझे 118 ही चाहिए था, है ना। ओगानेसन का परमाणु क्रमांक तो 118, सिंबल क्या है, तो हम कहेंगे सिंबल है OG। ठीक है, अब 249 और 48 कितना हो गया, तो 249 और 48 हो गया आपका 297, लेकिन यहाँ जो है वो होता है 294, 567, हाँ 294। ओगानेसन है 118 और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 294, तो हम कहेंगे 3 का गैप आ रहा है। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो 3 न्यूट्रॉन जो है वो अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलते हैं। अब गिन लो 98 और 20 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 98 और 20 तो हो गया ना 118, 249 और 48 है ना, तो 249 और 48 कितना हो गया, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा 9 और 8, हाँ 296 हो गया। ठीक है ना, नहीं 296 क्या हो गया, 297 हो गया, सॉरी 297 हो गया, तो 294 तो ये हो गया प्लस, तो भाई 294 तो तुम्हारा ये हो गया, 3 न्यूट्रॉन निकले ना, तो वापस ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 297। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि कैलिफोर्नियम का संगत हम किसके साथ करें, तो हम करेंगे कैल्शियम के साथ। तो जब कैलिफोर्नियम की टक्कर कैल्शियम के साथ होगी तब
इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में बनेगी नई उत्कृष्ट गैस जिसे हम सिंबलाइज कर रहे हैं OG से। ठीक है, तो आपको बताना है ओगानेसन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो हम कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 118 है। अब एग्जाम में आ जाएगी नहीं, OG का इलेक्ट्रॉन या विन्यास ही बताओ, है ना, नई उत्कृष्ट गैस आपने डिस्कवर तो कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या विन्यास बताओ। तो आखिरी वाले का क्या था विन्यास, तो लास्ट में हमारे पास जो इनर्ट गैस थी वो थी जीनॉन, तो अब जीनॉन के नीचे उतरेंगे तो हम कहेंगे रेडॉन। 6s2 की जगह हम क्या कहेंगे, नीचे उतरो 7s2, 4f14 के नीचे तो 5f14, 5d10 के नीचे 6d10 और 6p6 के नीचे तो हम कहेंगे 7p6। ठीक है, तो अब आपको नई उत्कृष्ट गैस का विन्यास बताना है, तो हम कहेंगे जीनॉन की जगह लिखो रेडॉन, फिर लिखो 7s2, वहाँ 4f14 था, 32 का गैप तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ 5f14 करो, फिर वहाँ 5d10 था, नीचे उतरो तो 6d10 और लास्ट में तो मैं कहूँगी 7p6। ठीक है, तो ये है हमारी नई उत्कृष्ट गैस जिसका परमाणु क्रमांक है 118। अब जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम उत्कृष्ट गैसों की, तो देखो हीलियम को छोड़ दो, उसके अलावा सबका विन्यास क्या है, तो NH2NP6, है ना। भाई हीलियम तो चलो एस ब्लॉक में रखना ही चाहिए था हमें, क्योंकि परमाणु क्रमांक की 2 है तो p कक्षक है ही नहीं, तो बात छोड़ देते हैं, उसके अलावा तो सबका p फुल है, तो NH2NP6 यानी अष्टक पूर्ण, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ओके। अब ये चीज आपको पता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु आकार, तो हम कहेंगे हीलियम से बड़ी होगी नियॉन, नियॉन से बड़ी होगी आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन। तो भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तो हम कहेंगे बढ़ता है। अब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव, तो आकार और आयनन विभव उल्टा होता है, तो अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव तो हम कहेंगे घटता है, ये जनरल प्रॉपर्टी है। देन तो बच्चों अक्रिय गैस का विन्यास है NH2NP6, हम सबको पता है। अब ये पूर्ण पूरित है, ये भी हमें पता है। अब पूर्ण पूरित विन्यास है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना भारी काम, तो हम कहेंगे हाँ। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना भारी है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब इनका आयनन विभव बहुत ज्यादा है। तो उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव अपने आवर्त में सर्वाधिक है। कारण बताओ, तो कारण क्या है कि इनके पास फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब परमाणु आकार थे तो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे एटम का साइज बढ़ता है। देन उत्कृष्ट गैस अपने आवर्त में सर्वाधिक बड़ी है, सबसे बड़ी। अब आपने पढ़ा था कि भाई परमाणु आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार धीरे धीरे घटता है। तो मुन्ना इनर्ट गैस तो बिल्कुल आखिरी कोने पे आ रही, तो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे छोटी तो होती, लेकिन हमारे पास आकार मापने का क्या तरीका है, तो हम कहेंगे भाई दो निकटवर्ती परमाणु, है ना, उनके बीच की अंतर नाभिकीय दूरी और उसका आधा, है ना, तो इसकी बंध लंबाई का जो आधा है उसे मैं परमाणु त्रिज्या मान लेती हूँ। ठीक है, बात तो सही है। अब मुझे बताओ भाई अगर धात्विक बंध है तो चलो निकटवर्ती परमाणु, सहसंयोजक बंध है तो सहसंयोजक में तो तुम्हें पता है थोड़ा अति व्यापन भी हो जाता है। अब ये अंतर नाभिकीय दूरी और इसका आधा, तो ये लंबाई तो छोटी आएगी ओरिजिनल से, ये ओरिजिनल तो आएगी, लेकिन उत्कृष्ट गैस में बंध तो बनता ही नहीं। आपने पहले ही लिख लिया अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस एक परमाणु होती है, मतलब हीलियम होगा हीलियम 2 नहीं होगा, नियोन होगा नियोन 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बंध ही नहीं बना रही। तो आप कह रहे नहीं बंध तो बनाएगी नहीं, तो मतलब एक हीलियम, है ना, और ठीक है आकर्षण बल होगा, वंडर बल आकर्षण बल होगा, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, परिक्षेपण बल होते हैं, लैंडन फोर्सेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ बंध तो बनाएगी नहीं। तो अब इन दोनों के बीच की अंतर नाभिकीय दूरी और उसका आधा, तो तुम्हें लगेगा ये तो ओरिजिनल से ज़्यादा आ रहा है या ओरिजिनल से कम आ रहा है या एग्जैक्ट आ रहा है, तो भाई ये तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या। यदि दो परमाणु
असंयोजक बंध से बंधे हों तो उनकी अंतरनाभिकीय दूरी के आधा जो त्रिज्या आएगी वो असंयोजक है। ये वाली होती है धात्विक त्रिज्या। यदि दो परमाणु धात्विक बंध से बंधे हों तो उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका आधा मेटालिक रेडियस धात्विक त्रिज्या। अब आप तो कह रहे नहीं, दो परमाणु किसी बंध से बंधे ही नहीं, तो जब कोई बंध से बंधे ही नहीं है तो बिल्कुल चिपके हुए तो होंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा आकर्षण होगा तो थोड़ा गैप बना दो। अब थोड़ा गैप बना दो और तुम त्रिज्या निकालोगे तो ये त्रिज्या है वॉन डेर वाल त्रिज्या, क्योंकि जो लंदन बल होते हैं वो वॉन डेर वाल बल का टाइप है ना। परिक्षेपण बल क्या है? वैन डेर वाल फोर्स ही। तो हम कहेंगे भाई ये त्रिज्या तो वॉन डेर वाल त्रिज्या है, तो वॉन डेर वाल त्रिज्या तो वैसे ही सबसे बड़ी होती है। तो उत्कृष्ट गैसें अपने आवर्त में सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि त्रिज्या मापूंगी, आकार मापूंगी तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो है वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या तो कंपैरेटिवली दूसरी त्रिज्या से क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसें आवर्त में, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जबकि लेफ्ट टू राइट तुम्हें पता है आकार घटता है, लेकिन यहाँ नहीं घटेगा। वजह आपको समझ में आ गई। देन भौतिक गुणों की बात करें तो भाई सभी उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें तो बंध तो बनाएगी नहीं, तो एक परमाणु। फिर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। जल में तो हम कहेंगे अल्प विलेय होती है। अब इनर्ट गैस मोनो एटॉमिक है, एक परमाणुीय है ना। अब एक परमाणुीय है तो इनमें कोई बंध तो है नहीं, तो इंटरेक्शन भी नहीं, अंतरक्रिया भी नहीं है ना। तो हम कहेंगे इनमें ठीक है दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, लंदन बल होते हैं, या वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या आप कहेंगे तात्कालिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इंस्टेंट डायपोल बनता है, उसकी वजह से डायपोल इंस्पायर होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो तात्कालिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण किसमें होता है? तो आंसर उत्कृष्ट गैस। लंदन बल किसमें होते हैं? उत्कृष्ट गैस। परिक्षेपण बल किसमें होते हैं? उत्कृष्ट गैस। तो हम कहेंगे ठीक है भाई दुर्बल आकर्षण बल है, तो दुर्बल आकर्षण बल है तो मॉलिक्यूल तो दूर दूर है, तो इतने दूर दूर है कि आप 4 डिग्री का टेम्परेचर ले आओ, 4 केल्विन भी ले आओ, तब भी तुम क्या देखोगे? तो तुम देखोगे कि ये बिल्कुल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। मतलब तुम गलाओगे ही क्या, या तुम क्वथनांक क्या बात कर रहे हो? तो नॉर्मल से नॉर्मल टेम्परेचर है ना, माइनस वाले टेम्परेचर पे भी क्या है? तो माइनस वाले टेम्परेचर पे भी गैस फॉर्म में। तो हम कहेंगे ठीक है, अब गैस ही है तो फिर तुम्हें बॉइल क्या करूँ? जो चीज़ गैस है तो गैस रही, है ना। तो इनके क्वथनांक बहुत कम है। अब आता है कि उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस कह रहे हो, तो रिएक्शन क्यों नहीं कर रही? रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता का कारण दो। क्यों इनर्ट है, क्यों रिएक्शन नहीं कर रही? तो मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, है ना। पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी कि इनका अष्टक पूरा है। भाई बंध बनाने की वजह क्या थी? तो बंध बनाने की वजह थी अष्टक को पूरा करना। तो क्यों अष्टक पूरा करना? अष्टक तो पूरा ही है ना, क्यों इलेक्ट्रॉन लेना जब फुल भरा हुआ है? ठीक है, तो हम कहेंगे बंध बनाएगा ही नहीं, जगह ही नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। तो भाई पूर्ण पूरित विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना भारी काम है। आपको पता है पूर्ण पूरित ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो आयनन विभव, तो हम कहेंगे इनका आयनन विभव क्या है? बहुत ज़्यादा है, आप छेड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आयनन विभव ज़्यादा है। तो ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो लेंगे तो जगह का है, आपने कहा पूर्ण पूरित विन्यास है, पूरा भरा हुआ है, कोई नया इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो हम कहाँ जोड़ें? जगह ही नहीं। तो अगर तुम सोचोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे तो बॉन्ड बनाने से मतलब भी नहीं है कि तुम्हें ही एनर्जी देनी पड़े। ऐसा बॉन्ड तो स्टेबल नहीं होता है। बॉन्ड कौन सा स्टेबल होता है? बंध बना, ऊर्जा निकली, है ना। भाई तुमने काम किया, तुम्हें मनी मिला, कुछ बदले में मिला, तो समझ में आता है। कुछ भी नहीं मिला, कोई ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली, है ना, तो फिर तो मतलब ही क्या है। तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करके काम थोड़ा ना करेंगे, काम करेंगे, कुछ मिल जाए तो इट्स ओके, है ना। तो तुम क्या कहोगे कि भाई आयनन विभव तो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक है, तुम इलेक्ट्रॉन भी दोगे ना तो ऊर्जा भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में लिखो तो उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि लिखते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण। तो हम कहेंगे इसके कारण तो सारी गड़बड़ है कि ये रिएक्शन करना ही नहीं चाहती, रिएक्शन करेगी नहीं। ठीक है भाई, रिएक्शन ही नहीं कर रही, टेंशन ही खत्म। अब देखें तो नेक्स्ट आता है आपके पास जिनॉन के कंपाउंड।
अब देखो, सबसे पहले आपका साइंटिस्ट था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने क्या किया, लैब, हालांकि यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो बैठे बैठे इसने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया, लाल रंग का यौगिक बनाया। अब लाल रंग का यौगिक कौन सा बनाया, तो ये कह रहा है मैंने बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। ठीक है, बड़ी बात क्या, बना दिया, ठीक है, कंपाउंड बना दिया O2 प्लस PtF6 माइनस। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करा तो ये क्या देख रहा है कि भाई O2 प्लस कैसे बना है, तो तुमने O2 को एनर्जी दी है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो ये कह रहा है O2 को अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के O2 प्लस बना रहा है, तो ये उसका आईपी मान लो एक तरह से, हालांकि अणु है बट मान लो एक बार उसका आईपी है या उसकी एनर्जी। अब ये जो ऊर्जा है, इतनी की उतनी ऊर्जा अगर मैं जीनोन को दे दूं तो जीनोन भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू देखें आईपी जीनोन का तो वो उतना ही है। जीनोन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी O2 प्लस बनाने के लिए चाहिए, तो O2 प्लस तो मैंने बना दिया। इसका मतलब मैं ऐसा वापस ये सेम एक्सपेरिमेंट करूं तो हम जीनोन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो उसने देखा अच्छा ये बन गया, तो अब मैं कुछ और करता हूँ। तो सबसे पहले नील बार्टलेट नामक वैज्ञानिक ने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया और वो है O2 प्लस PtF6 माइनस। अब वो क्या देख रहा है, जीनोन का जो आईपी है उतना ही एनर्जी मुझे O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। दोनों वैल्यूज जो है वो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम अनुकूल सेम सिचुएशन दें, है ना, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सेम कंडीशन में काम करूं तो मैं एक नया कंपाउंड बना सकता हूं, और वो नया कंपाउंड क्या है, कॉपी हो गया। ठीक है, तो वो नया कंपाउंड क्या है, तो भाई उसने एक नया कंपाउंड बना लिया, कौन सा, तो तुम कहोगे O2 प्लस हटा के क्या लगा दो, जीनोन लगा दो, है ना। देखो आपको अगर बुक के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग चले तो O2 से O2 प्लस बनाना है, एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी तो लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे, तो ये कह रहा है एनर्जी चाहिए 1175 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, और अगर मैं जीनोन के आईपी की बात करूं तो जीनोन से तुम क्या चाह रहे हो, जीनोन प्लस बनाना है, तो एनर्जी चाहिए, अभी तो परमाणु है तो आईपी, तो ये जो आईपी है ये तो 1170 है, तो लगभग बराबर है। तो जब मैं 1175 दे सकती हूँ तो 70 तो दे ही सकती हूँ, है ना। तो इसके बाद बच्चे उसने एक नया कंपाउंड बनाया, है ना। इसके पश्चात नील बार्टलेट ने प्रयोगशाला में, लैब में काम किया सारा, उन्होंने प्रयोगशाला में क्या बनाया, तो मैं कहूँगी Xe प्लस PtF6 माइनस यौगिक प्राप्त किया, है ना। Xe प्लस PtF6 माइनस इस तरह का कंपाउंड जो है वो उन्होंने लैब में प्राप्त किया। तुम्हें सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो मिलेंगे ना तुम्हें, वो तुम्हें जीनोन के मिलेंगे, क्रिप्टॉन के भी कुछ एक मिल जाएंगे, बाकी तो नहीं, हीलियम नियॉन के तो तुम्हें कोई मिलने वाले नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो, वैसे तो इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती, क्रिटिकल कंडीशन में तुम कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। तो आपने डेटा ही माप लिया, ये कर दिया, तो सेम कंपाउंड उन्होंने बना लिया। तो अब आपको मिलेंगे जीनोन के कंपाउंड। अब जीनोन के भी बच्चों तुम देखोगे ना, तो जीनोन के भी सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिलेंगे वो फ्लोरीन के साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है साइड वाला एटम बहुत ज़्यादा उच्च विद्युत ऋणी होता है तो काम चल जाता है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जीनोन के सारे कंपाउंड इनके साथ ही। अब जीनोन है ना 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। जीनोन 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। ठीक है, कंडीशंस, तो कंडीशंस ठीक है भाई, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, तो जीनोन आधिक्य में हो, जब इसकी क्रिया फ्लोरीन से कराएं 673 केल्विन ताप और 1 बार ताप, तो जीनोन बनाएगा डाइफ्लोराइड यानी कि XeF2। अब प्रेशर सेम रखूं, टेम्परेचर 200 ले लो, 200 और बढ़ा दूं, 673 तो था ही ना, 873 कर दो। अब पिछली बार जीनोन आधिक्य में थी, अब मैं जीनोन को तो 1 गुना और फ्लोरीन 5 गुना, तो इस बार मेरा जो कंपाउंड बना वो बना XeF4। सॉलिड है सारे,
XeF2 XeF4 सारे ठोस है, ठीक। अब तो अगर मैं ताप तो घटा दूं 500 और 800 के बीच का, 600 और 800 के बीच का, है ना, या और कम कर दिया, चलो 600 800 और उस पीछे चला गया, लेकिन वहां प्रेशर एक बार था, दाब इसने 60 से 70 गुना कर दिया और फ्लोरीन और ज्यादा एक्सेस में ले लिया, तो हम कहेंगे अब जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा XeF6, ठीक है। अब XeF6 को अगर XeF4 की क्रिया O2F2 से करो, XeF2 बनाया था, XeF4 भी तो बनाया था, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है, XeF4 की क्रिया O2F2 से करें, टेम्परेचर माइनस में चला गया, सेंटीग्रेड में देखो, है ना, तो -150 के आसपास हो गई, तो हम कहेंगे अब ये बना लेगा XeF6 और मुक्त कौन सी गैस करेगा, तो ये लिबरेट करेगा O2। तो जीनोन के तीनों फ्लोराइड्स हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में जीनोन फ्लोरीन से रिएक्ट करके 3 प्रकार के द्विअंगी, मतलब बाइनरी है ना, 2 का कॉम्बिनेशन है ना, तो तीनों फ्लोराइड्स ये बना लेता है, ठीक है। XeF6 जो है वो XeF4 और O2F2 से भी हम बना सकते हैं। अब तीनों ही बच्चे, तो तुम कहोगे तीनों ही कंपाउंड जो है वो ठोस है, कलर इनका है नहीं, और गर्म करेंगे तो गैस बन के उड़ भी जाएंगे, तो XeF2 हो, XeF4 हो और XeF6 हो, तीनों के तीनों क्या है, तो हम कहेंगे रंगहीन है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। और 298 केल्विन पर, 298 मतलब रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, सबलिम हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातित, गर्म करते ही गैस बन के उड़ जाएंगे, ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ठीक है। 298 केल्विन पे ये सबलिम हो जाएंगे, गैस बन के उड़ जाएंगे, इतना भी समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा भी पानी के संपर्क में आए तब जलघटित हो जाएंगे। अब जलघटन में देंगे क्या, तो यही तो है मेन, है ना। सवाल क्या बनेगा, XeF2 का जलघटन बताओ, XeF4 का जलघटन बताओ, XeF6 का जलघटन बताओ, बाकी अभी तो कुछ भी नहीं पूछेगा। अब XeF2 जलघटन पे आपको दे देगा HF, तो देखो F2 है ना, H2O ले लूंगी तो फिर O सेट नहीं होगा, तो मैं डबल कर देती हूँ, उधर भी डबल कर दिया, तो 4HF निकल गया, तो हम कहेंगे Xe तो अलग हो गया, HF अलग हो गया, और तो हम कहेंगे O2 भी अलग हो गया। तो XeF2 जल अपघटन पे जीनोन बनाता है, HF बनाता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। अब स्पेशल चीज क्या है, तो भाई ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अब देखो खास बात क्या है, तुम्हारे पास XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, अगर इनको कोई ऐसा कंपाउंड मिला जो कहेगा कि मुझे फ्लोरीन दे दो, तो ये अपनी फ्लोरीन छोड़ देंगे, है ना। लाइक अगर इनको PF5 मिला, PF5 या SbF5 मिला, तो वो कहेगा भाई PCl6 होता ही है ना, PCl6 माइनस, है ना, तो PF5 है, वो कहेगा एक F माइनस और दे दो, मैं PF6 माइनस बना दूंगा, तो ये अपना फ्लोरीन छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे फ्लोराइड। और अगर ऐसा मिला, मान लो सोडियम फ्लोराइड मिला, तो कहेगा मैं तुम ले लो फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड है, वो कहेगा तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो दोनों चीजें हैं, तो ये फ्लोरीनीकरण कर्मक, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है ना। ये अगर फ्लोराइड ग्राही आयन मिला जिसको खुद को फ्लोराइड चाहिए, तो ये फ्लोराइड छोड़ के खुद आयन बना देंगे। और अगर फ्लोराइड आयन दाता मिला जो आपको दे रहा है फ्लोराइड, तो ये उसका फ्लोराइड लेके और ऋणायन बना लेंगे। लाइक PF5 आया, तो ये PF6 माइनस हो सकता था, तो ये अपना फ्लोरीन इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना, यहां से एक फ्लोराइड इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये तो PF6 माइनस हो गया और ये XeF प्लस हो गया। SbF5 आया, तो ये यहां से भी इसको फ्लोराइड ट्रांसफर कर देगा, तो ये XeF4 है, तो XeF3 प्लस हो जाएगा और SbF6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 था ना, एक फ्लोराइड ट्रांसफर कर लो। तो ये कौन सी स्पीशीज है, ये फ्लोराइड आयन ग्राही है ना, इनको फ्लोराइड चाहिए तो ये दे देंगे। खुद क्या बन गए, तो खुद प्लस बन गए, तो आपने लिखा ना खुद धनायन बन जाएंगे। अब फ्लोराइड आयन डोनर है ना, लाइक सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, कुछ भी ले लो, MF ले लो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम, तो ये फ्लोराइड छोड़ देगा, तो ये खुद फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा। तो XeF6 को फ्लोराइड दिया, तो ये XeF7 माइनस हो गया और M प्लस आगे लिख दो। तो डिपेंड्स, है ना, दोनों फ्लोराइड अगर कोई मांग रहा है तो खुद छोड़ देंगे,
दे रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फ्लोरीनीकरण कर्मक है, ठीक है। नाउ ज़ीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, तो बच्चों ज़ीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड में मोस्टली तुम्हारे पास है XeO3, हालांकि XeOF2 भी है, XeOF4 भी है, XeO2F2 भी है, ठीक है। तो पहला ये तुम्हें कह रहा है XeF4 और XeF6 का अगर हम जल अपघटन करें, ठीक है, तो आपको XeO3 मिलेगा। ओके चलो, अब XeF4 का जल अपघटन करते, तो मैंने ले लिया XeF4 और हमने ले लिया जल। अब होगा क्या, तो आपको XeO3 मिल रहा है, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन कर दूंगी, 3 कर दूंगी, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6, तो फिर HF सेट नहीं होगा, है ना। और अगर यहाँ मैं 6 कर दूं और यहाँ 12 कर दूं, तो फ्लोराइड तो मेरे पास चॉइस हो गए और हाइड्रोजन भी क्या हो गए, चॉइस हो गए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो HF तो बाहर निकल गया, 24 HF, चल, है ना, बाहर दूना चॉइस, 6 चौक चॉइस, चॉइस HF तो गए। अब क्या ही बच जाएगा, तो हम कहेंगे HF तो हमारा निकल गया, अब XeO3 बना लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन तुम्हारे पास 12 है, तो मैं ये 4 बना लेती हूँ, तो चलो ये भी हो गया, ऑक्सीजन भी सेट हो गया, फ्लोराइड भी सेट हो गया। पीछे क्या है, तो ज़ीनोन 6 थे तो 4 ही है, तो मैं ट्वाइस Xe कर देती हूँ। अब ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, एग्जाम में ये अभिक्रिया संतुलित रखनी है भाई। अब उस टाइम दिमाग लगाना, या फिर एक बार देख लो, 6 और 12 लेके HF चॉइस कर देना, बन जाएगी, ठीक है। अब XeF6 तो वो तो आराम से जल अपघटित हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, ये हो गया, XeF4 का तो जल अपघटन हो गया। अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप ऐसा करो, XeF6 का जल अपघटन कर लो, तो फ्लोराइड 6 है ना, तो मुझे हाइड्रोजन 6 चाहिए, तो 6 HF बन जाएंगे और XeO3 भी बन जाएगा, फिर तो टेंशन ही नहीं, है ना। XeO3 भी बन गया और 6 HF, ठीक है। अगर हम XeF6 का जल अपघटन करें तो डायरेक्ट मेरे पास तो बैलेंस इक्वेशन आ गई, तो XeF4 हो गया, XeF6 हो गया। अब XeF6 जो है, आपने सोचा कि मैंने 3 अणु जल डायरेक्ट दे दी, अब ऐसा मत करो, XeF6 का आंशिक जल अपघटन भी संभव है, मतलब 3 है ना, पहले 1 मिलाओ फिर 2 मिला देना, ठीक है। तो XeF6 का आंशिक जल अपघटन, पार्शियल मतलब स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेबल कंपाउंड बन रहा होगा बीच में, तो आंशिक जल अपघटन इस प्रकार है, तो बोलो, तो हम कहेंगे ऐसा करो, XeF6 में पहले 1 अणु जल मिलाओ, ठीक है, तो कुछ नया, तो देखो 2 HF निकाल दूं, तो 2 HF निकालते ही क्या बचा, XeOF4, तो ये ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड तो है, ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, तो हम कहेंगे यहाँ कंपाउंड तो बना, प्लस तो 2 HF बाहर, ठीक है, 3 मिलाते तो डायरेक्ट हो जाता, आंशिक में ऐसा है। अब ये XeF4 है ना, टोटल जल के अणु कितने थे, 3 थे, 1 मैंने काम में ले लिया, 2 और ले लेती हूँ, तो देखो 4 HF फिर निकल गए और अब मैं XeO3 आराम से बना सकती हूँ, तो XeO3 प्लस, तो मैं कहूँगी प्लस 4 HF, तो चाहे डायरेक्ट जल अपघटन कर लो, चाहे इस तरह से जल अपघटन कर लो, ठीक है। अब XeO3 क्या है, तो भाई XeO3 भी ठोस है ना, रंगहीन ठोस है, लेकिन ये एक्सप्लोड करता है, खतरनाक चीज है, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक। तो आपसे पूछे ज़ीनोन का एक विस्फोटक यौगिक बताओ, तो आंसर ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड, है ना। इसकी प्रकृति कैसी है, तो हम कहेंगे ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है। अब आपको जितने भी कंपाउंड्स है इनका स्ट्रक्चर देना है, ज़ीनोन फ्लोराइड और ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर, तो ज़ीनोन के यौगिकों की संरचना। अब बच्चा ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इनर्ट गैस में बच्चों को लगता है क्या पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, तो देखो चाहे आपका नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है या बोर्ड का एग्जाम, कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है,
एक एक का स्ट्रक्चर बता दो, सबका बॉन्ड पेयर बता दो, लोन पेयर बता दो, ज्योमेट्री बता दो और स्ट्रक्चर बना दो, संग्रहण बता दो। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो पहला मान लो मैंने ले लिया XeF2, ठीक है, XeF2। तो XeF2 में तुम्हें क्या लगेगा कि भाई जीनोन जो है वो 2 तो बंद बना रहा है। अब जीनोन अक्रिय गैस है ना, जीनोन क्या उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस के बाद तुम पूछ रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई अक्रिय गैस का तो मतलब ही अष्टक पूर्ण, तो जब अष्टक पूर्ण है तो 2 बॉन्ड तो है, पीछे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूँगी यहाँ 3 लोन पेयर। तो मुझे एक चीज बताओ, बॉन्ड पेयर बंद कितने बना रहा है 2, लोन पेयर कितने हैं तो मैं कहूँगी 3, टोटल कितने हैं 5, तो 5 का संकरण क्या है तो मैं कहूँगी sp3d। 5 का संकरण क्या है तो sp3d। ठीक है, अब क्या करें, 5 का संकरण sp3d है तो हम कहेंगे कि sp3d संकरण में हम कुछ ऐसा करते थे। sp3d में हम क्या करते थे, 5 की ज्योमेट्री क्या होती थी, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय। लेकिन मेरे पास तो 3 लोन पेयर है। अब पहला लोन पेयर हम यहाँ लगाते हैं, दूसरा हम यहाँ लगाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप ये भी। 3 लोन पेयर तो मुझे यहीं सेट करना है, तो मेरे पास बचा ही ये स्ट्रक्चर। तो ये क्या ज्योमेट्री है तो मैं कहूँगी ये लीनियर ज्योमेट्री है। तो कोई पूछे XeF2 तो भाई लीनियर ज्योमेट्री है, बॉन्ड पेयर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नाउ XeF4 पे आते हैं। तो देखो XeF4 तो तुम कहोगे भाई जीनोन जो है वो 4 बंद बना रहा है ना, तो हम कहेंगे हाँ 4 बंद बना रहा है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो लोन पेयर भी है, बचे हुए 4, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल 6, तो 6 मतलब sp3d2 है ना, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल 6 मतलब sp3d2। अब बच्चे sp3d2 का बेसिक ढांचा अष्टफलकीय है ना। अब अष्टफलकीय ज्यामिति में अगर लोन पेयर रखना हो तो 1 है तो तल के ऊपर या नीचे, 2 है तो एक ऊपर एक नीचे, और बाकी 4 फ्लोराइड है ना, तो ये कुछ ऐसा है। तो ये ज्योमेट्री तो भाई ये तो वर्ग दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ये ज्यामिति है वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। ठीक है, नाउ अगर हम XeF6 की बात करें, XeF6 की बात करें तो ठीक है, Xe है ना। अब देखो 6 बॉन्ड तो इसने बनाई दिए, तो मैंने इसका अष्टफलक तो कंप्लीट ही कर लिया, ये लो है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं तो हम कहेंगे 6, लोन पेयर तो बच्चे अगर 6 बॉन्ड बनी गए, पीछे बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसको हम एक लोन पेयर में कन्वर्ट कर देते। तो बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, टोटल 7 है, तो 7 का संकरण है sp3d3, 3 3 6 और 1 7। और इसका ज्योमेट्री बोलो तो भाई इसका ज्यामिति है विकृत अष्टफलकीय विकृत अष्टफलकीय यानी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, तो ये आपका हो गया XeF6। अब Xe ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो देखो XeO3 पढ़ते है ना। फ्लोराइड्स तो हमने सारे पढ़ लिए, XeF2, XeF4 और XeF6। अब ऑक्साइड्स की बात करूं, फिर ऑक्साइड और फ्लोराइड की, ऑक्सीफ्लोराइड जिसे बोलेंगे। तो XeO3 में देखो जीनोन क्या कर रहा है, तो भाई ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, अकेला ऑक्सीजन क्या ही कर लेगा। तो 2 4 6 और एक लोन पेयर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 बंद हो गए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई लोन पेयर तो 1 आ रहा है। बॉन्ड पेयर में बच्चे सिग्मा बॉन्ड काउंट होते, पाई नहीं काउंट होते ना। डबल में एक सिग्मा एक पाई, समझे ना मेरी बात, डबल में एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन जब मैं बॉन्ड पेयर की बात करूंगी तो तुम्हें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई नहीं काउंट करना है।
तो तुम कहोगे बॉन्ड पेयर 3। तो टोटल 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, तो 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो संकरण sp3। ठीक है, अब sp3 संकरण है, ओके, तो चतुष्फलकीय होना चाहिए। तो हम कहेंगे चौथा फलक कहाँ से लाए, लोन पेयर तो दिख ही रहा है ना। तो अब इसकी ज्यामिति, तो बच्चा इसकी ज्यामिति आपको लिखनी है पिरामिडीय, है ना। क्या ज्यामिति है, तो पिरामिडीय। और पिरामिड तो हमने अमोनिया में भी पढ़ा था। तो आप बताओगे ये अमोनिया का आइसोस्ट्रक्चरल है, अमोनिया का आइसोस्ट्रक्चरल है, अमोनिया का समसंरचनात्मक है पिरामिडीय ज्यामिति के साथ। ओके, XCO3 बन गया। अब हम बात करें कि नहीं, चलो आप ऐसा करो XCOF2 की बात करो, तो दिमाग लगाओ। और इसके लिए शॉर्टकट क्या करोगे कि तुम्हें XCF2 पता है ना, तुम्हें XCF2 पता था, तो हम कहेंगे हाँ XCF2 तो ऐसा था ना रेखीय। अब तुम लाए तो एक ऑक्सीजन ही एक्स्ट्रा हो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, बाकी ये एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर। ठीक है, तो अब गिनो, तो भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड 3 है, बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितने हैं, तो 2 हैं, टोटल 5, यानी संकरण sp3d। ठीक है, और शेप देखो तो वो टी शेप है, तो हम कहेंगे टी आकार की ज्यामिति। अब टी शेप तुमने कहाँ पढ़ा है बताओ, है ना, ये तो टी शेप है, तुमने कहाँ पढ़ा टी शेप, दिमाग लगाओ। तो तुमने पढ़ा था इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर ClF3। तो तुमसे पूछेगा कि ये किसका समसंरचनात्मक है, तो तुम्हें बताना है कि भाई ये ClF3 का आइसोस्ट्रक्चरल है, ClF3 का समसंरचनात्मक है। क्लियर, XCOF2। ठीक है, अब अगर आ जाए कि नहीं आप तो ऐसा करो XCOF4 बता दो, यही बता देते हो, XCOF4 बता दो। तो XCF4 तो हमने बताया ही था, XCOF4 बताना है तो यहाँ डबल बॉन्ड खींच दो, है ना। तो ये देखो XCF4 तो बनाया वही है, एक डबल बॉन्ड खींच। ठीक है, तो अब गिन लो बॉन्ड पेयर कितने, तो देखो बॉन्ड पेयर, चलो हम इसको बना ही लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर ही लेते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन के लिए क्या ही करें। तो चलो XCOF4, तो उसका ट्रिक क्या रखोगी भाई, मुझे XCF4 बनाना तो आता ही है ना, हमें XCF4 बनाना आता था ना, वर्गाकार समतलीय। तो हम कहेंगे XCF4 तो हमने बना लिया। अब हमारे पास 2 लोन पेयर होते थे, एक तल के ऊपर एक नीचे, लेकिन इस बार हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये। अब सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हो तो तुम कहोगे हाँ बॉन्ड पेयर तो मुझे 5 नजर आ रहे, 1 2 3 4 5। लोन पेयर मुझे 1 नजर आ रहा है, टोटल 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, तो sp3d2 संकरण। ठीक है, ज्यामिति तो हम कहेंगे अष्टफलक तो बना लेते हैं, लेकिन एक ऊपर का फलक तो गायब होगा, छठा बॉन्ड तो है नहीं, तो लोन पेयर है। तो ज्यामिति क्या है, तो बच्चे वर्ग तो बन गया, वर्ग तो दिख रहा है ना तुम्हें, वर्ग तो बन गया। और वर्ग बनाने के बाद एक डबल बॉन्ड हो ऊपर से चाहे नीचे से तल के, तो वर्गाकार एक पिरामिडीय। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ लेगा आपने, अच्छा भाई वर्गाकार एक पिरामिडीय, और कहाँ पढ़ा था तुमने वर्गाकार एक पिरामिडीय, और कहाँ देखा था वर्गाकार एक पिरामिडीय, किसका समसंरचनात्मक है, तो तुम बताओगे IF5। ये क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे भाई, है ना। मान लो सब कुछ आता है पर उसने समसंरचनात्मक पूछ लिया तो अटक गए, कैसा और कहाँ पढ़ा था, तो ये पता होना चाहिए। ClF3 टी शेप है, यहाँ हमारा XCOF2 टी शेप था। IF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है, तो फिर ये XCOF4 भी क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल वर्गाकार एक पिरामिडीय होता है। आई बात समझ में। तो ये है जीनोन ऑक्सी कंपाउंड्स, है ना। पहले हमने जीनोन के फ्लोराइड्स को डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने जीनोन के ऑक्साइड्स को डिस्कस किया था, जीनोन ऑक्साइड्स XCO3 मतलब। और उसके बाद में हमने जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स को यूज किया था, इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ आपके सारे जीनोन के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है, सारे संकरण कंप्लीट है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, समसंरचनात्मक वगैरह सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आई होप अब ये लास्ट पॉइंट था चैप्टर का, अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब चैप्टर खत्म है,
आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं इसका मतलब शुरू के सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।